सोचिए आपके बैंक खाते में 15,000 की सीधी एंट्री। और ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि सरकार ने शुरू की है 1 लाख करोड़ की योजना, जिससे देश के नौजवानों को लगेगी सचमुच लॉटरी। बस एक छोटा सा प्रोसेस पूरा करना है और पैसा सीधा आपके खाते में, बिना कोई ब्रोकरेज के या फिर बिना किसी घूस के। तो कैसे मिलेगा ये फ़ायदा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किन से ये छूट जाएगा ये मौका, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट की गई है कि युवाओं के खाते में 15,000 रुपये का जो अमाउंट है वो डाली जाएगी, वो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। अब जो नौजवान है उनकी लॉटरी लगने वाली है, शुरू हो चुकी है 1 लाख करोड़ की योजना, खाते में आएंगे 15,000। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की ये एक पहल है, इसकी शुरुआत की गई है। इसमें पहली नौकरी पाने वाले यानी कि निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जिसकी पहली नौकरी होगी, उस युवा को 15,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो भी आवंटित कर दिया गया। विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, इस पूरी योजना को हम समझते हैं। इस योजना का उद्देश्य है अगले 2 सालों में देश में 3.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना। ये योजना उन सभी लड़के लड़कियों के लिए वैलिड है जिन्हें निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिली हुई है। सरकार की तरफ से उन्हें एक मुश्त 15,000 की राशि दी जाएगी, यानी कि ये एक बार जो 15,000 की राशि उनको मिलेगी। तो युवाओं के लिए इसका क्या लाभ होगा, युवाओं के लिए ये क्यों शुरू की जा रही है। इससे क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी जिस भी युवा की रहेगी, लड़का हो या लड़की, उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। 15,000 से उसकी जो प्रोत्साहन होगा वो बढ़ेगा। इसकी पहली किस्त जो होगी 6 महीने नौकरी पूरी करने के बाद मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने आज प्राइवेट नौकरी ली और कल आपके खाते में 15,000। इसके लिए आपको 6 मंथ कंटिन्यू जो प्राइवेट जॉब है वो करनी पड़ेगी। इसकी दूसरी किस्त जो रहेगी 12 महीने की नौकरी करने के बाद और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसका मासिक वेतन जो है 1 लाख तक रहेगा। कर्मचारी का जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है, जो कि EPFO होता है, यानी कि जिसमें अपना पेंशन प्रोविडेंट फंड जो जमा करते हैं, और UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होता है ये होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नंबर नहीं बने हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो कर्मचारी का पहले से EPFO में जो खाता है वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए नियोक्ताओं के लिए क्या लाभ क्या रहेगा। ये एक प्रोत्साहन राशि की तरह उन्हें दिया जाएगा। सामान्य क्षेत्रों में ये जो लाभ है ये 2 वर्ष तक रहेगा, जो सामान्य क्षेत्र होंगे उसमें। इसके बाद जो विनिर्माण है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, उसमें 4 साल तक ये जो लाभ है उन्हें दिया जाएगा। तो अब देखिए किसे मिलेंगे 15,000। हमने बात कर ली कि जो प्राइवेट जॉब करेगा, जिसकी पहली प्राइवेट नौकरी लगेगी, उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। 50 से कम कर्मचारियों वाली जो कंपनी है उसको कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे, ये कुछ शर्तें रखी गई हैं। 50 या उससे अधिक कर्मचारी जहां पर एम्प्लॉय काम करते हैं वहां उस कंपनी को कम से कम 5 नए कर्मचारी जो नियुक्त करने होंगे। यानी कि ये कंपनियों को टारगेट दिया गया है कि किस किस कंपनी को ये जो बजट दिया जाएगा और वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। इसके अलावा वेतन के आधार पर प्रोत्साहन किया जाएगा। 10,000 तक जो वेतन है उसका 10% या फिर अधिकतम यानी कि 1,000 प्रति माह मिल सकता है उसको। 10,000 से 20,000 की जॉब वाले को 2,000 प्रति मंथ मिलेगा, एवरी मंथ। उसके अलावा 20,000 से 1 लाख की नौकरी है जिसकी, उसको 3,000 पर मंथ मिलेगा। इस योजना का कार्यान्वयन या निगरानी कौन करेगा, ये कौन से मंत्रालय के अंडर आती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसको कंट्रोल करेगा। इसका प्रबंधन EPFO लाभार्थियों की पहचान और जो सत्यापन है उसके द्वारा की जाएगी। भुगतान इसका कैसे होगा, जो कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि आधार से जुड़े जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दी जाएगी। नियोक्ताओं को पैन से जुड़े खाते में भुगतान करना होगा, यानी कि आप जिस अकाउंट नंबर को अपना अप्लाई करेंगे, जिस अकाउंट नंबर से, वो अकाउंट नंबर आपका पैन अकाउंट नंबर से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि लिंक होना चाहिए। योजना का कार्यान्वयन निगरानी कैसी रहेगी, ये हमने अभी बात की। इसके बाद हम बात करते हैं योजना के उद्देश्य क्या हैं, ऐसी योजना आखिर क्यों लाई गई है। इससे क्या होगा, रोजगार सृजा जाएगा, यानी कि रोजगार बढ़ेगा। अगले 2 वर्षों में ऐसा माना जा रहा है कि 3.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, जिसमें करीबन 2 करोड़ जो है पहली बार नौकरी करने वाले रहेंगे।
आर्थिक सशक्तिकरण होगा। युवाओं को वित्तीय सहायता, औपचारिक रोजगार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें एक प्रकार से थोड़ा लालच हो जाता है कि अगर हम इस सेक्टर में जॉब करेंगे तो हमें ये सहायताएं मिलेंगी, ये हमें सेवाएं दी जाएंगी। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन है उसको गति दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा होगी। ईपीएफओ के माध्यम से कर्मचारियों को पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। कौशल विकास होगा। वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? कर्मचारियों के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। पहली नौकरी पर ही जो ईपीएफओ है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यूएएन आपको जनरेट करना होगा और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना आपके पास जरूरी है। ईपीएफओ में पंजीकरण, मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान, ईसीआर दाखिल करना होगा। ये नियोक्ताओं के लिए, और न्यूनतम कर्मचारी नियुक्ति की शर्तें पूरी करनी होंगी। जरूरी दस्तावेज कौन कौन से रहेंगे? यूएएन नंबर, आधार कार्ड, नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट जो लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर, और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट आपके पास होना जरूरी है। इस योजना का प्रभाव क्या देखा जाएगा? निजी क्षेत्र, विशेष रूप से जो विनिर्माण सेवा क्षेत्र है वहां पर औपचारिक रूप से रोजगार में वृद्धि होगी। युवाओं की जो आर्थिक भागीदारी वो बढ़ेगी। बेरोजगारी की समस्या कम होगी। अगर ऐसे युवा प्रोत्साहित होते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। नियोक्ताओं को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहन, जिससे संगठित क्षेत्र का विस्तार होगा। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। तो ये सब इसके लाभ रहेंगे, इसके प्रभाव रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो विकसित भारत 2047 है, जो एक मिशन है, एक प्रकार की योजना है, उसके क्या क्या मतलब कि उसका क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? आर्थिक विकास करना, जिसमें क्या होगा? जीडीपी में वृद्धि। भारत को 2047 तक $36 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक लक्ष्य दिया गया, जो इसे विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करेगा। प्रति व्यक्ति आमदन बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर $36,000 तक लेके जाना है। अभी हम देखें तो $2600 प्रति व्यक्ति आमदन है भारत की। इसके बाद औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है उसमें उसका जीडीपी में 25% तक वृद्धि देखी जाएगी। नौकरी सृजन होगा। 2047 तक 30 से 35 करोड़ औपचारिक रोजगार सृजित किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसी पहल शामिल है। इसके बाद सामाजिक और समावेश और कल्याण होगा। गरीबी खत्म की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाओं की पहुंच जो है सभी तक सुनिश्चित की जाएगी। 100% साक्षरता दर और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य रखा गया। महिला सशक्तिकरण होगा, यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 50% तक बढ़ाने की कोशिश रहेगी। युवा का विकास होगा। कौशल विकास, उद्यमिता के माध्यम से जो युवा हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा। पर्यावरण और सतत विकास, ये भी एक इसका प्रमुख उद्देश्य है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जिसमें 2070 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2047 तक नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। स्मार्ट शहर रहेंगे। 100 से अधिक स्मार्ट और सतत शहरों का विकास, जो कि पर्यावरण के अनुकूल और डिजिटल रूप से उन्नत होने चाहिए। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए जल संरक्षण रहेगा, वन संरक्षण रहेगा या सतत कृषि, उसको बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। उसके बाद शासन और संस्थागत सुधार क्या रहेंगे? इसमें कारोबारी माहौल को और सरल बनाया जाएगा ताकि जो भारत वैश्विक निवेश का एक केंद्र बन सके। पारदर्शिता, जवाबदेही तय की जाएगी, जिसमें डिजिटल शासन, ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश रहेगी। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तरीके के जो समन्वय है उसके लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसके लिए प्रमुख योजनाएं और पहल कौन कौन सी रहेंगी? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके तहत अभी 15,000 रुपये युवाओं को देने की बात कही गई है। इसके अलावा अमृतकाल 2022 से 47 तक का जो 25 वर्षीय रोड मैप है, जिसमें हर वर्ष विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हर एक ईयर के अलग अलग टारगेट रहेंगे। मेक इन इंडिया 2.0 विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ा जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं, PLI योजनाएं, उनको लागू किया जाएगा। हरित ऊर्जा पहल, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, सौर मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जाएगा। कौशल भारत 2047 तक 50 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स की ट्रेनिंग मिलेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और गति शक्ति योजना के तहत सड़क, बंदरगाह, रेल, हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। तो ये सभी योजनाएं विकसित भारत के तहत लागू की जाएंगी। इसके बाद चुनौतियां भी रहेंगी कुछ। इसमें चुनौतियां कौन सी? आर्थिक असमानता, जैसे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर काफ़ी देखा जाता है, यानी कि शहरों में ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, गांव में ऐसा कम होता है। एक नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत आती है, गांव में नेटवर्क और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह बहुत कम चलता है, और वहीं पर जो शहरी क्षेत्र होता है वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी एजुकेशन मिल पाना बहुत मुश्किल है। स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाना ये भी एक कठिनाई हो सकती है। पर्यावरणीय संतुलन रहेगा। आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के बीच काफ़ी संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए हम क्या करते हैं? अपने वन काटते हैं। वनों को काटने के साथ जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जिसमें तकनीकी आर्थिक क्षेत्र में जो चीन, अमेरिका जैसे देश हैं, उन सभी से हमें कम्पीट करना पड़ेगा, और ऐसी डेवलप्ड कंट्री से हमें कंपटीशन करने के लिए बहुत सारा भारत का डेवलप्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए सरकार की रणनीति क्या रहेगी। नीति आयोग ने अपने जो विकसित भारत है उसके लिए 2047 के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसमें सभी क्षेत्र, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए अलग अलग लक्ष्य रखे गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं 2022 से 47 तक प्रत्येक 5 वर्ष मील के पत्थर निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा नागरिक भागीदारी रहेगी। जन भागीदारी सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देगी ताकि समाज का हर वर्ग इस विजन में योगदान दे सके। तो आपको कैसी लगी ये जो अभी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस की गई है कि जो 15,000 रुपये हैं हर युवा और युवाओं को, लड़का और लड़कियों को दिए जाएंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हमने बता दिया। आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाए, इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जिस प्रकार से आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनके अकॉर्डिंग आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी किसी नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।